हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के लेक्चर लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हालांकि हमारा मेजर फोकस किस पे है? केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, या आप किसी भी टीचर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। हमारे द्वारा एक तो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर सुबह 8 बजे से 8 AM टू 9 AM, ठीक है, सुबह 8 से 9 बजे के आसपास अवेलेबल कराए जाते हैं। और दूसरे लेक्चर्स हमारे हैं एजुकेशन बेस्ड गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो एजुकेशन बेस्ड स्कीम्स हैं, ये जो लेक्चर्स हैं इवनिंग में आपको 7 से लेकर 8 बजे तक, ठीक है, शाम को 7 से 8 बजे तक ये लेक्चर्स अवेलेबल कराए जाते हैं। तो ये जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। तो आज ही अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, जो भी हम आपको जैसे मान लीजिए टॉपिक कंप्लीट कराते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, देखो हर टॉपिक में हम आपको क्या है होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। तो जो भी प्रीवियस वाला लेक्चर होगा उसके आंसर उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में दे दिए जाएंगे। चाहे वो मॉर्निंग वाला होगा तो इवनिंग में उसके आंसर मिल जाएंगे, और इवनिंग वाला लेक्चर होगा तो उसका आंसर मॉर्निंग वाले लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा समझने की चीज नहीं है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए अभी वाला जो लेक्चर है, इससे पहले जैसे ये 21 अप्रैल का आज का लेक्चर है डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इससे पहले एजुकेशन स्कीम होनी चाहिए थी, परंतु क्या था, ये एजुकेशन वाले स्कीम वाला जो लेक्चर था इसकी जगह पे मैंने कुछ और अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो उसको फिर मुझे दूसरे दिन सही करना पड़ा, तो ये मॉर्निंग में आया और मॉर्निंग वाला लेक्चर फिर मैं इवनिंग में लेकर आया था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो, ये जो 20 तारीख का करंट अफेयर्स वाला लेक्चर था तो इसमें हमने आपको क्या है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें करवाई थी। जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिए। सबसे पहले हमने अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पे लेक्चर देखा था, इसकी डिटेल में डिस्कशन किया था कि क्या होती है, ह्यूमन अफेक्ट करते हैं या नहीं करते, तो वो चीज इसमें देखिए आप, है ना। फिर उसके बाद में हमने लामा 3 के बारे में समझा था कि ये नवीनतम AI मॉडल है, किसका है, मेटा का है। मेटा क्या है? पेरेंट कंपनी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की। तो ये इस पर डिटेल लेक्चर था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि फिलीपींस ने इंडिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया कि भैया ब्रह्मोस मिसाइल हमें भी दो। तो इंडिया ने बोला ठीक है आपको भी दे देंगे, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड सारी कहानी हमने समझी थी। उसके बाद में ये गिफ्ट सिटी के अंदर IREDA के द्वारा एक ऑफिस खोला गया है जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को हमने डिटेल में समझा था, जिसने भी लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिए। फिर उसके बाद में हमने AFMS ने IIT कानपुर के साथ में एग्रीमेंट क्या है। तो AFMS क्या है, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज एंड IIT कानपुर दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस तरीके की एक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे जिससे क्या होगा, सोल्जर्स की जो हेल्थ है उसको रेगुलर मॉनिटर किया जा सके। क्योंकि सोल्जर क्या है, टफ टेरेन के अंदर काम करते हैं, इससे इनकी मेंटल प्रेशर है ना, फिजिकल एंड मेंटल, ये प्रेशर फील करते, मतलब हेल्थ इफेक्ट पड़ता है, ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो उसी चीज को मॉनिटर करने के लिए ये दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है कि भैया हम इस तरीके की एक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो इसको भी डिटेल में समझा था। फिर उसके बाद यहाँ देखिए एलन मस्क हमारे इंडिया में क्या है विजिट करने आ रहे हैं। क्यों करने आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने क्या करा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी वर्ष 2024 के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए, और इसी वजह से ये हमारे इंडिया में आ रहे हैं। तो ये समझना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद में फिर हमने डिस्कस किया था ओरोन और मार्स 2, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ पर है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डिस्कवर्ड बाय विच इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये DSS होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए डिसीजन लेने में कभी कभी क्या है, इंसान को दिक्कत आती है। तो वो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या है, अगर आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से आपको डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहेगा। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे के द्वारा इसे विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर आज क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था। बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट आपने न्यूज में सुना होगा। तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये उत्तर प्रदेश में। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? तो ये प्रोजेक्ट है अडानी जी के पास।
ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाइए आज का करंट अफेयर्स कर लेते हैं। तो देखिए आज 21 अप्रैल 2024 का आज के लेक्चर देते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर अफ्रीका का सीडेक, सीडीसी, सीडेक क्या है, सीडीसी है, तो सीडीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, है ना, तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, मैं इसको रेड पेन कर दूँ, ठीक है। तो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के द्वारा क्या विरोध किया गया है मॉडर्ना ने जो डिसीजन लिया है केनिया के लिए, ठीक है। तो केनिया को क्या है, 500 डॉलर की क्या है, 500 मिलियन डॉलर की वैक्सीन उपलब्ध कराने वाला था, परंतु इसने क्या मना कर दिया है, मॉडर्न इंक ने बोला है कि भैया हम ये है ना वैक्सीन अब अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। तो इसी का विरोध करते हुए निराशा जताई है इसने अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने। क्यों क्यों विरोध किया है, इन्होंने कहा कि भैया कोविड-19 की जो वैक्सीन थी उसमें देखा जा रहा है कि तेजी से गिरावट आ रही है उसकी डिमांड में, और इसीलिए मना कर रहे हैं कि 2021 में जो हमने डिसीजन लिया था पहले क्या है, 500 मिलियन डॉलर की वैक्सीन अवेलेबल कराएंगे, तो अब ये इसको पीछे हट रहे हैं धीरे धीरे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी देखो अब कोई वैक्सीन लगवा भी नहीं रहा, पहले उससे भी जरूरत थी तो लगवा रहे थे, परंतु ये क्या है, अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसका विरोध किया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट खबर है आपके लिए नाइजर से। तो ये जो नाइजर है, यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ, मैप में देखिए नाइजर कहाँ पर है, नाइजर ये रहा, ठीक है। नाइजर ये रही, और नाइजर के अगल बगल वाली कंट्रीज भी याद कर सकते हैं, जैसे माली, अल्जीरिया, लीबिया, कैट, नाइजेर। देखो ये तो हो गई नाइजर और ये हो गया नाइजीरिया, तो ये दोनों अलग अलग कंट्री है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब जो नाइजर है, यहाँ से क्या है, अमेरिका अपने 1000 जो सैनिक है उनको वापस बुला रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाइजर का झुकाव किधर हो गया, रशिया की तरफ हो गया, ठीक है। ये रशिया की तरफ इनका झुकाव होने के कारण अब जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो क्या करेंगे, जो यहाँ पर अपने सैनिक उतार रखे थे, अपना जो खर्चा कर रहे थे, तो फिर वो भी क्यों चाहेंगे भाई, जब ये दूसरी देश की तरफ झुकाव कर रहा है, और वैसे भी यूएसए और रशिया के बीच में तो बनती भी नहीं है, जहाँ जो अगर रशिया की तरफ है तो यूएसए वहां से पीछे हट जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अमेरिकी विदेश विभाग ने नाइजर से लगभग 1000 अमेरिकी सैनिकों की वापसी की योजना की घोषणा की है। ये निर्णय अफ्रीका के जो अमेरिकी विदेश नीति और सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। ये विशेष रूप से साहिल क्षेत्र में जो चरमपति, अब देखो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला अफ्रीका का क्षेत्र, इस साहिल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये साहिल क्षेत्र की बात कर रहा है, जो चरमपति गतिविधियां और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। ये प्रस्ताव तब आया जब नाइजर तेजी से पश्चिमी देशों के साथ अपने पिछले गठबंधन से हटकर रूस के साथ सैन्य और रणनीतिक गठबंधन चाहता है, ठीक है। तो जब कोई किसी देश का झुकाव रशिया की तरफ होगा तो वहां से वो अमेरिका की तरफ से उसका झुकाव कम होता चला जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट खबर है आपकी यहाँ से माउंट रुआंग से, ठीक है, एक बार इसको व्हाइट पेन कर देता हूँ। तो देखो ये माउंट रुआंग है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट रुआंग की लोकेशन कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में कहाँ पे, सुलावेसी आइलैंड में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सुलावेसी आइलैंड के अंदर लोकेटेड है ये माउंट रुआंग। तो माउंट रुआंग में ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है वापस से, बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है, ये थोड़ा देख सकते हैं, 400 ऊपर गया, 400 मीटर हाइट तक ऊपर गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये जो माउंट रुआंग इंडोनेशिया में फटा है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन से आइलैंड पर है, सुलावेसी आइलैंड पर है। तो और इससे पहले कब फटा था, इससे पहले वर्ष 2002 के अंदर इतना डिजास्टर्स फटा था, थोड़ा ध्यान रखें। तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं इंडोनेशिया की लोकेशन, इंडोनेशिया। तो देखो ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पूरा इंडोनेशिया, यहाँ पर ये पूरा को पूरा जो ये दिख रहा है, ये बेल्ट आपको, ये पूरी बेल्ट इंडोनेशिया के अंदर आई है, ठीक है। ग्रीन वाला तो ये मलेशिया हो गया ऊपर, और ये पीला पीला जितना भी आपको दिख रहा है ये इंडोनेशिया का पार्ट है। अब यहाँ पर आप सेंटर में देखेंगे इस जगह पर, ये रहा सुलावेसी, ठीक है। ये सुलावेसी में यहाँ पे जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर ये माउंटेन लोकेटेड है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखो इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी क्षेत्र में स्थित एक सुदूर ज्वालामुखी माउंट रुआंग हाल ही में फट गया है, जो 400 मीटर ऊपर राख का गुब्बारा फैल गया था, 400 मीटर तक इसका गुब्बारा गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब भी इस तरह की वॉल्केनिक इरप्शन होंगे तो वहां क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट, मतलब एक हीट जनरेट हो जाती है, आसपास के जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करना पड़ता है, अगर वहाँ इवैक्यूएट नहीं करेंगे तो वो क्या है, झुलस सकते हैं और कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन भी आ सकती है, जान माल की हानि भी हो सकती है,
ठीक है? तो वहाँ जब भी इस तरह के कोई माउंटेन वो वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो आस-पास के लोगों को तुरंत प्रभाव से इवैक्यूएट किया जाता है। अब ये जो ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो इसमें ये माना गया है कि 11,000 लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा उस जगह से, ठीक है? और इससे पहले कब 2002 में इस तरीके का ये फटा था, ये थोड़ा-सा ध्यान रखें, ठीक है? वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट खबर है सेबी से। तो सेबी ने क्या है प्रपोज़ किया है, एक फ्रेमवर्क प्रपोज़ किया है, एक प्रपोज़ल दिया है किसके लिए? अंडर वैल्यूड कंपनीज के लिए। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की वैल्यू है 1000 करोड़ और वो क्या कर रही है डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी वैल्यू कितनी दिखा रही है 200 करोड़ ही दिखा रही है मान लीजिए और 1000 करोड़ की ये इसकी कंपनी है, तो उनके लिए एक प्रपोजल दिया है कि भाई आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पर अपने शेयरों को निर्गमित कर सकते हैं, ठीक है? तो ये वाली बात कर रहा है। तो भारतीय प्रतिनिधि और विनिमय बोर्ड जिसे हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जिसे भी बोलेंगे, तो इसने एक प्रपोजल दिया है, फ्रेमवर्क दिया है कि प्राइस डिस्कवरी ऑफ शेयर्स। तो किन कंपनियों के लिए दिया गया है? ये ऐसी कंपनियों के लिए जो लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज है या फिर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज है। तो आई आई एल आई सी को है ना लिस्टेड इन्वेस्टमेंट एल आई सी बोल दीजिए या आई एच सी बोल दीजिए, आई एच सी या लिस्टेड आई सी कंपनीज आई सी, ठीक है? एल आई सी नहीं आई सी बोलेंगे इसको। तो लिस्टेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज को आईसीज बोला गया है और इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज को आईएससीज बोला है, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये क्या कर रही है कंपनियां? ये बाजार कीमत जो उनके बुक वैल्यू से महत्वपूर्ण छूट पर कारोबार कर रही हैं। एक्चुअली क्या देखो यहाँ पर दो वैल्यू की बात कर रहा है, एक बात कर रहा है बुक वैल्यू की और एक बात कर रहा है बाजार कीमत की। तो बुक वैल्यू का मतलब है जैसे मान लीजिए आज आपने आईफोन खरीदा, ठीक है? आईफोन खरीदा तो ये कितने का आ रहा है? 1,60,000 रुपए का ये आईफोन आ रहा है, ठीक है? अब आपने क्या करा इस आईफोन के अंदर कुछ भी नया नहीं किया है, इसको यूज कर रहे हैं, वियर टियर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा इसकी प्राइस घट जाएगी 1,00,000 रुपए की हो जाएगी, है ना? तो हम क्या बोलेंगे 60,000 रुपए का डिस्काउंटेड है। परंतु अगर जैसे मान लीजिए आप इस आईफोन के अंदर कुछ नया इन्वेंशन कर रहे हैं, इनोवेटिव चीज कर रहे हैं, इसके साथ में कुछ जोड़ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कंपनियां क्या करती हैं अपनी जो बुक वैल्यू है उससे भी डिस्काउंटेड प्राइस पर अपने को दिखाती है कि भाई हमारी कंपनी बस इतना ही कारोबार कर रही है, हमारी कंपनी इतने की, जिससे क्या होगा वो अपने टैक्स बचा सके, पैसे बचा सके, ठीक है? छूट पा सके, मार्केट में व्यापार कर सके। तो इसके लिए क्या कर रही है सेबी ने ऐसी कंपनियां जो अपनी जो बुक वैल्यू से भी बहुत कम पर डिस्काउंटेड प्राइस पर अपनी वैल्यूएशन कर रही है, मतलब मार्केट प्राइस को कम दिखा रही है, तो उनके लिए क्या कर रही है एक प्रोविजन लेकर आई है। सेबी ने सूचीबद्ध आईसीज और आईएससीज के लिए मूल्य बैंड के बिना एक विशेष कॉल नीलामी तंत्र का सुझाव दिया है, जिसे शेयर उनके बुक वैल्यू पर पर्याप्त छूट पर कारोबार कर रही है, ठीक है? तो इनके लिए प्रोविजन दिया है कि भाई वो भी है ना डिस्काउंटेड प्राइस पर अपने आप को शो कर सकती हैं, पर ये कब कर पाएंगे? समय समय पर कर पाएंगे, साल में एक बार इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। तो साल में एक बार ये व्यवस्था प्रदान करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे कि भैया कंपनियों को जो पात्र कंपनियां हैं जो एलिजिबल कंपनियां हैं उनको इस तरीके से मौका दिया जाए कि अगर वो डिस्काउंटेड प्राइस पर अपने शेयरों को निर्गमित करना चाहे तो आसानी से कर पाए, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए नेक्स्ट खबर है करंट फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ठीक है? तो जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व हैं यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि कितने, तो उनको याद कर लीजिए एक बार में, ठीक है? तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 5.4 अरब डॉलर से गिरकर कितना रह गया है? 643 अरब डॉलर ही रह गया। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉलर कितना? 643 बिलियन डॉलर बोल सकते हैं या फिर अरब डॉलर भी बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। पहला ऑल टाइम हाई कितना गया है? 648 डॉलर तक गया था, जो अब घट करके कितना रह गया? 643 डॉलर ही रह गया है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर यूवी चोल एस नामक कंपनी, ठीक है? तो यूवी चोल बोल दिए, यूवी चोल एस, ये डब्ल्यूएचओ ने क्या है अप्रूवल दिया है न्यू ओरल कोलेरा वैक्सीन को। तो ये कौन सी वैक्सीन है? चोल एस कोलेरा वैक्सीन है। तो ये ओरल वैक्सीन का मतलब होता है जो डायरेक्टली पिलाई जाती है। अब ये बच्चे को आप देख सकते हैं तो इसके मुंह में क्या है, ये इसकी बूंदे डायरेक्टली डाल दी जाएंगी, तो ये ओरल वैक्सीन हो गई। तो कोलेरा की जो वैक्सीन है, पहले क्या था, इससे पहले जो कंपनी बना रही थी वो भी उसका भी रिजल्ट अच्छा ही था, परंतु ये जो नई वैक्सीन है ये क्या है उससे थोड़ा ज्यादा प्रभावी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। इसी कारण से डब्ल्यूएचओ ने इसको क्या है प्री अप्रूवल दे दिया है। और कौन सी कंपनी इसको बना रही है? यू बायोलॉजिक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा यूवीचोल एस नामक नई हेजा की हिंदी में बोलेंगे तो हैजा बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे तो कोलेरा बोलेंगे, ठीक है? तो कोलेरा की वैक्सीन बनाई जा रही है, थोड़ा सा ध्यान रखें। वैक्सीन का नाम याद कर लें,
आपसे पूछा जा सकता है ये किसकी वैक्सीन है, 4 ऑप्शन लिखे होंगे, ठीक है? तो वैक्सीन का नाम याद रखें, ये कोलेरा की वैक्सीन है, बस इतना याद रखना, ठीक है? इसके अलावा देखो नॉर्थ कोरिया ने क्या करा है, टेस्ट करी है अपनी क्रूज मिसाइल्स वॉरहेड को टेस्ट किया है, तो उनके नाम क्या है, नाम याद करने हैं आपको, पायोलजी 1 एंड 2 एंड द हवासोल 1 एंड RA3, ठीक है? तो ये नॉर्थ कोरिया की क्या है, क्रूज मिसाइल्स के वॉरहेड है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनके नाम पढ़ने के साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो हवासल 1 एंड R3 है, उत्तरी कोरिया द्वारा विकसित एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल है। एक क्या है, स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल के नाम क्या है, तो किसकी है, नॉर्थ कोरिया की है, हवासल 1 एंड R3, ठीक है? अगर हम पायोलॉजी 1 एंड 2 की बात करें तो ये एक नए प्रकार की विमान भेदी मिसाइल है, जो क्या करती है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, जो जिसका हाल ही में उत्तरी कोरिया द्वारा प्रशिक्षण किया गया है, ठीक है? तो ये नॉर्थ कोरिया की दोनों मिसाइल हैं, इनके नाम याद रखना है। एक तो क्या है, विमान भेदी मिसाइलें हैं, किसी भी प्रकार का जो विमान होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली स्टेल्थ बनाए जाते हैं, मजबूत बनाए जाते हैं, तो उनको भी आसानी से भेज सकती है। तो पायोलजी 1 एंड 2 विमान भेदी मिसाइल, हवासल 1 एंड R3 क्या है, स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल है, किसकी है, नॉर्थ कोरिया की। अब अजय उसके अलावा उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट खबर है आपके लिए अंटार्कटिका से। तो अंटार्कटिका की आइस शेल्फ क्या कर रही है, अपनी जगह से लोके मतलब खिसक रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है? तो ये कहाँ देखा गया, आप जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो ये एक वो है, शेल्फ है, इसका नाम है रॉस आइस शेल्फ, ठीक है? तो ये रॉस आइस शेल्फ है, ये वाला पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो ये क्या है, पर डे अपनी जगह से 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक इसमें हलचल देखी जाती है कि खिसक जाता है, आगे की तरफ खिसक जाता है। और ये कैसे पता चलता है, ये विल्सन आइस स्ट्रीम द्वारा देखा गया है कि भाई वो अटक अटक के आगे बढ़ रही है। ये एक तरीके की तेज बहने वाली नदी है इस अंटार्कटिका पर, ठीक है? तो तेज कैसे बह रही है, तो मतलब इसका पानी पिघल रहा है, परंतु इतना भी नहीं है कि नदी की तरह आपको दिख रही है, ये बर्फ ही है और ये आगे खिसकती हुई आपको दिख रही है, अटक अटक के आगे जा रही है। तो ये रॉस आइस शेल्फ अपने पर डे क्या हो रही है, 6 से लेकर 8 सेंटीमीटर अपनी जगह से डिसलोकेट हो रहा है, खिसक रहा है। तो ये बता रहे हैं कि ये अंटार्कटिका की जो बर्फ है, जो कभी नहीं पिघलती थी, वो भी अपनी जगह से पिघल रही है। तो ये किस चीज़ को संकेत दे रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज़, ठीक है? ये थोड़ा सा ध्यान रखें और ये एक चिंता का विषय है। अब आ जाइए नेक्स्ट खबर देखते हैं। तो नेक्स्ट खबर तो क्या है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। रिसेंटली विच कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका वाज हिट बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम गेमानी, ठीक है? तो ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गमाने हाल ही में पूर्वी अफ्रीका के किस देश से टकराया, मेडागास्कर, तंजानिया, केनिया या मॉरिशस? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। हमने पहले भी डिस्कस किया था ये, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, इंटरैक्ट प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो हाल ही समाचारों में देखी गई इंटरैक्ट परियोजना किस संगठन द्वारा वित्त पोषित है? यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक? तो बताइए, इंटरैक्ट प्रोजेक्ट का संबंध इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में है जो उसको फंड दे रही है? वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या यूरोपियन यूनियन? तो देखिए स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं और रेगुलर बेसिस पे आंसर दीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। हमारा क्वेश्चन पूछने का मकसद यही है कि आपकी जो सोचने की क्षमता बढ़े, विकसित हो, और साथ-साथ ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको लंबे समय तक याद रहें। जब आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। अभी आप सीरियस रहेंगे तो एग्ज़ाम में आपको ये सब चीज़ें बहुत ईज़ी लगेंगी और बाद में क्या होगा, ये बर्डन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी देखो मैं आपसे पूछूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, उनमें से कितने बच्चे उनको रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर उनके आंसर आपने खुद से कमेंट सेक्शन में लिखे होते, तो आपको याद रहता कि मैंने ये आंसर दिए थे। परंतु जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन सुने और सुनकर आगे निकल गए, अब उनको वो याद भी नहीं होंगे बहुत सारे बच्चों को। तो हैं याद या नहीं है याद, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ। जो बात मैं कह रहा हूँ सही है या गलत है, आप खुद से एनालाइज़ कीजिए और फिर मुझे बताइए, ठीक है? तो देखिए, सफलता का एक ही मंत्र है, हार्ड वर्क, ठीक है? कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी, कठिन मेहनत के साथ में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ हार्ड वर्क से कोई काम नहीं होगा, हार्ड वर्क तो एक मजदूर भी करता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क के साथ में आपको क्या रखना पड़ेगा, रिमेंबर भी रखना पड़ेगा, मेमोराइज करनी पड़ेंगी चीज़ों को। ये देखो, कोई भी चीज़
सफलता की तरफ ही लेके जाती है, जब वो एक बंच के रूप में कार्य करती है। आप छोटी-छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने साथ आगे लेके चलते हैं, तो वो आगे चल के एक विशाल नॉलेज बन जाती है और वही आपको आगे लेके जाती है। ठीक है? तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएँ, जिससे हम अपने लेक्चर्स को और ज़्यादा मॉडिफ़ाई कर सकें, एनरिच कर सकें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें और देखिए जिन बच्चों ने कंप्यूटर के लेक्चर्स नहीं देखे, वो कंप्यूटर देख लीजिए, जिससे आपकी और ज़्यादा तैयारी हो सके। हमारे द्वारा जो कंप्यूटर के लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो, वहाँ से आपको डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए हैं और मुझे तो वैसे भी पता है कि वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं और बार-बार रिपीट होते रहेंगे, ठीक है? पर आपको क्या है, जब और लोग बोलते हैं तभी आपको समझ में आता है, मैं बोलूँगा तो आपको वैसे भी नहीं आ रहा है, ठीक है? नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ चलो, ठीक है स्टूडेंट्स? तो फिर मिलते हैं किसी और मतलब किसी का कल सुबह इवनिंग वाले लेक्चर में, ठीक है? तो फिर स्टूडेंट बाय, सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।